कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो कभी कानून के शिकंजे में फंसे ही नहीं। तो ऐसे ही कहानी है अमेरिका की। जो हत्यारा था वो पुलिस को फ़ोन करके बताता था, मीडिया को पत्र लिख के बताता था कि वो आज एक हत्या करने वाला है। उसके बाद भी आज तक वो पुलिस के शिकंजे में नहीं फंसा। दरअसल ये मामला अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया का है, जहां 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक की शुरुआत में एक सीरियल किलर की दहशत से लोगों में खौफ पैदा रखा था। हत्याओं का सिलसिला शुरुआत था 20 दिसंबर 1968 को, जब हत्यारे ने कैलिफोर्निया में एक लेक हरमन रोड पर 11 बजे के करीब 17 साल के डेविड फेराडे और 16 साल की बेटी लोई जेनसन की गोली मार के हत्या कर दी। पुलिस मामले के जांच में जुटी थी, लेकिन अब तक हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी। 4 जुलाई 1969 को जिस डेविड फेराडे और बेटी लोई जेनसन की हत्या हुई थी, उसे कुछ ही दूरी पर डरलेन फेरी नामक युवती और माइकल मजाऊ नाम का युवक जिसको गोली मार के हत्या कर दी। इस घटना में डरलेन फेरिन की मौत हो गई और माइकल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद वो दोनों बच गए। माइकल ने पुलिस को बताया कि हत्यारा 26 से 30 साल का गोरा व्यक्ति है। पुलिस हत्याओं की इन गुत्थी को सुलझाने में लगी थी। उसके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि वही हत्यारा है और पूर्व में उसने 2 हत्याएं और की है। पुलिस को चैलेंज करने के साथ ही हत्यारे ने उस वक्त के बड़े अखबार एडिटर को भी पत्र लिखकर हत्या करने की बात को स्वीकारा। इन पत्रों में हत्यारे ने सब कुछ निशान बनाकर भेजे, जिसकी वजह से इस हत्या को जोडिएक हत्यारा कहा जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे ने अखबार वालों को कहा कि उसके पत्रों में लिखे निशानों को अपने खबरों में छापें। अगर उसकी मांग नहीं मानी तो वह और लोगों की हत्या करेगा, जिसके बाद उसके कोड निशान पेपर में छप जाने लगे। 8 अगस्त 1969 को हत्यारे की कोड भाषा को डिकोड करने में सफलता मिली। डिकोड करने पर जो मैसेज सामने आया, उसके अनुसार उसने हत्याएं करने में मज़ा आता। यानी कि वो जो हत्यारा था वो हत्या सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि उसको हत्या करने में मज़ा आता था। यही वजह है कि इंसान की हत्या करने पर उसे बहुत खुशी मिलती थी और संतुष्टि की अनुभूति होती थी। इस मैसेज में भी हत्यारे ने अपनी पहचान नहीं बचाई थी, जिसके चलते हत्यारा आज भी पुलिस के लिए एक रहस्य बना हुआ था। इसी 27 सितंबर 1969 को एक बार फिर से कैलिफोर्निया में एक 22 साल की युवती सिसिलिया शेपर्ड और 20 साल के युवक ब्रायन हार्टलेन को हत्यारे ने अपना शिकार बनाया, जिसमें सिसिलिया की मौत हो गई और ब्रायन चाकू के 6 वार खाकर भी बच गया था। हत्याओं का सिलसिला अभी थम नहीं रहा था। कुछ दिन बाद ही एक कैब ड्राइवर की हत्या हो गई। इस दौरान हत्यारा अखबारों के एडिटर को पत्र लिख के हत्याओं को जानकारी देता है। यह सिलसिला साल 1974 तक चलता रहा। हत्यारे ने अपने पत्र में दावा किया कि उसने 5 नहीं बल्कि 37 मतलब 37 हत्याएं की है। हत्यारे ने पत्र में अपना नाम भी कोड में लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया इस हत्यारे को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। इतनी हत्याओं और 5 सालों के जांच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। अब तक साल 2002 आ चुका था। पुलिस ने हत्यारे द्वारा भेजे गए खतों में से उसके डीएनए सैंपल निकालने की कोशिश करी। तमाम कोशिश करने के बाद शक जो है वो 3 लोगों पे जाता है, जिनका हुलिया बिल्कुल उसी हत्यारे से मिलता जुलता है। अर्ल वेन वेस्ट जूनियर यानी जूनियर का हुलिया
हत्यारे से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। खास बात यह है कि वेन वेस्ट के बेटी गैरी स्टीवर्स ने ही दावा किया था, उसके पिता ही हैं वो सीरियल किलर। हत्यारे ने जो कोड भेजा था, अल का नाम भी इस कोड से मेल खाता था। गैरी ने इसे लेकर किताब भी लिखी है। हालांकि अल का डीएनए पत्र पर पाए गए डीएनए से मेल नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा शख्स था आर्थर ले एलन। दरअसल जिन अखबारों को हत्यारे ने खत भेजे थे उसमें सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल भी था। उसी अखबार में कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने अपने स्तर पर इस केस को कवर भी किया था। उन्होंने दावा किया था कि आर्थर ले एलन भी वही खूंखार सीरियल किलर था। रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने इस किताब में भी लिखा है, जिस पर हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि हुलिया मिलने के बावजूद हत्यारे के डीएनए से एलन का डीएनए मैच नहीं हो पाया। हत्यारे ने 1971 से 1974 के बीच कोई खत नहीं लिखा। जांच में पता चला कि इस दौरान एलन भी बच्चों के शोषण के मामले में जेल में बंद था। अब साल 1992 आ चुका था। एलन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पत्र पर मिले डीएनए से एलन का डीएनए भी मैच नहीं हुआ था। साथ ही उसकी हैंड राइटिंग भी हत्यारे से मेल नहीं खाती थी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हार्वी हाइसन ने दावा किया था कि लॉरेंस केन ही वही सीरियल किलर हो सकता है। लॉरेंस केल उसी इलाके में रहता था जहां हत्याएं हुई थी। साथ ही 22 मार्च 1970 की रात एक महिला हत्यारे के चंगुल से बचकर भागने में सफल रही। जब उसे लॉरेंस की तस्वीर दिखाई गई तब उसने भी लॉरेंस को ही पहचाना था। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस का डीएनए भी पत्र पर मिले डीएनए से मैच नहीं हुआ। इस तरह से यह हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। तो ये रही आज की कहानी, कैसे एक हत्यारे ने पत्र भेजकर पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म करके अखबार मीडिया को पत्र में लिख के हत्या करता था, लेकिन आज तक वो सबसे बचता रहा। शायद वो अब जिंदा भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस यही इतना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे क्राइम स्टोरी, थ्रिलर, सस्पेंस, बाकी स्पेस से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ या टाइम ट्रेवल की कहानियाँ आती रहेंगी। ये इस चैनल की पहली वीडियो है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, बाकी सपोर्ट करिए। आगे की कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस यही इतना। राम राम, सलाम। अपना और अपनों का ख्याल रखें।